हेलो एवरीवन। 2019 के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, 2 वीडियो में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कराए हैं और अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं क्योंकि पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। और बाकी बाद में मैं आपको पूरा क्लब करके एक 100 का एक साथ वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आप एक साथ भी रिवाइज कर सकते हैं। बट 100 क्वेश्चन को एक साथ कराना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैं उनको 3 पार्ट में उसको करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वीडियो को। Which one of the following institution is related with the green box subsidies? तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी से कौन रिलेट करता है? तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ही रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सब्सिडीज जो है होती हैं, जो WTO देती है, वो अलग अलग तरह की होती हैं, जिसको डिवाइड किया गया है, यानी कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को 3 भाग में बांटा गया है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड अम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में ऐसी सब्सिडी होती है जो किसी भी तरह के ट्रेड रूल को डिस्टॉर्ट नहीं करती हैं। ब्लू बॉक्स में मिनिमम ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है, जैसे कि डायरेक्ट पेमेंट, अंडर प्रोडक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें मतलब होती हैं। जबकि अगर हम अंबर बॉक्स सब्सिडीज में देने चले जाएं तो वो हमारा ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज मानी जाती है और इसको अवॉइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू WTO एग्रीमेंट। तो WTO रिलेट करता है हमारे जितने भी तरह की सब्सिडीज होती हैं उससे। नेक्स्ट है हमारा इसी का हिंदी वर्जन था, ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। तो नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्रोटेक्ट फार्मर को करना है अगेंस्ट लोन सफर्ड बाय देम ड्यू टू द क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ द नेशनल क्लैमिटीज। एंड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस अवेलेबल करता है ऑल फार्मर्स बोथ लोनी एंड नॉन लोनी रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज होल्डिंग। तो अगर हम बात करें इसकी कि हमारे नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम्स होती क्या हैं, तो नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम्स लॉन्च किया गया था 2099 में, जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है हमारे फार्मर को अगेंस्ट क्रॉप लॉस, जैसे कि नेचुरल क्लैमिटीज होगी, इसके अगेंस्ट। तो ये क्या करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है? इंश्योरेंस कवरेज देता है, फार्मर के इनकम को स्टेबलाइज करता है, साथ ही साथ क्रेडिट फ्लो करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो दोनों ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कन्वर्ट हो गया। इनिशियली ये इंप्लीमेंट हुआ था कि ये टाइमली पेमेंट के लिए, बाद में इसको मॉडिफाइड भी किया जिसमें अलग अलग तरह के और भी चीज़ों को कवर किया गया और बाद में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में अभी इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। तो क्वाजिटेंट मार्शल ने दिया है, प्लांट सेल कर्व ये चैम्बरलिन ने दिया है, मोनोपोली पावर ये लर्नर ने दिया है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग प्रेफरेंस सैमुअल्सन का दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम मैच करें तो हमारा फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, ये दोनों में दिया हुआ है, थर्ड का फर्स्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, जो बच्चे हिंदी में है देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन, तो मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन जेवेंस ने दिया हुआ है। उसके बाद मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन मॉडल ये हमें सैमुअल्सन ने दिया हुआ है। ISLM हिक्स द्वारा दिया गया है और रियल बिजनेस साइकिल ये रॉबर्ट बैरो ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, मैच द टेस्ट विद द पर्पस गिवन बिलो। तो डिकी फुलर टेस्ट हम स्टेशनैरिटी के लिए यूज करते हैं, ग्लेंजर टेस्ट कैजुअलिटी के लिए और ग्लेजर टेस्ट ये हम हेट्रोस्कैटिसिटी के लिए करते हैं और बॉक्स जंकिन टेस्ट हम फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्लस्की। तो स्लस्की क्या बताता है, ये हमारे जो है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस को डील करता है, जैसे कि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व के बारे में, यही प्लस की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम पढ़ते हैं। एरो हमारा CS प्रोडक्शन फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है। लियोनटिफ हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल से रिलेट करता है और डेंसिंग लीनियर प्रोग्रामिंग को दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, तो थर्ड का सेकंड, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी यहाँ पे है। नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज किसने दिया हुआ है? फॉरवर्ड एक्सचेंज दिया नहीं हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है जो एक्सचेंज रेट रिस्क को कवर करता है। तो जहां भी रिस्क कवर करता है, कवरिंग रिस्क, तो ये बी से करेक्ट कर देंगे। तो बी का फर्स्ट एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी ये दोनों तो नहीं होंगे। उसके बाद आर्बिट्रेज में हम दो तरह के मतलब ऐसे मैकेनिज्म जहाँ पे दो मार्केट फिजिकली सेपरेट होते हैं लेकिन हम वहाँ पे इकोनॉमिक सेंस में डील कर सकते हैं, उसको आर्बिट्रेज कहते हैं, जो कि फोर्थ में है। तो सी का फोर्थ हमें यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्पीशीज पॉइंट क्या होते हैं? तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन टू लिमिट सेट बाय द कॉस्ट ऑफ मूविंग गोल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो गोल्ड का मूवमेंट है और जो उसकी कॉस्ट है उसको स्पीशीज पॉइंट बोलते हैं। और फॉरवर्ड एक्सचेंज का मतलब होता है ऐसी बाई एंड सेलिंग जो हम एक फिक्स्ड रेट में फ्यूचर के डेट पे करते हैं, उसको हम फॉरवर्ड एक्सचेंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी में यहाँ है,
नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट देख लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट जहाँ पे हम इंटरेस्ट पेमेंट या बोरोइंग को माइनस कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो जिसमें एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग, तो बोरोइंग माइनस हो गया, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। पहले का तीसरा हमें इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। बजट डेफिसिट क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर और रिसीट को माइनस करते हैं उसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट, उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। और प्राइमरी डेफिसिट हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं, उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी में यहाँ पे है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल हमारा किससे रिलेट करता है? तो ट्रेजरी बिल हमारा जो रिलेटेड होता है वो गवर्नमेंट से रिलेट होता है। कमर्शियल पेपर प्राइवेट कंपनीज द्वारा इशू की जाती हैं। रेपो रेट आरबीआई के द्वारा लगाई जाती है। और एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये आईएमएफ का एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो इस तरीके से फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो किसे कहते हैं? ये हमें एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हेड काउंट रेशियो में क्या बताता है कि एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी कैसी है? पॉवर्टी गैप हमें डेप्थ ऑफ पॉवर्टी को बताता है। स्क्वायर ऑफ पॉवर्टी हमें सीवीआईटी ऑफ पॉवर्टी को बताता है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमें पॉवर्टी एज डेप्रिवेशन को बताता है। इसके पहले वाला जो हमारा 2019 जून में क्वेश्चन पेपर आया था उसमें पॉवर्टी गैप से और हेड काउंट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था और स्क्वायर पॉवर्टी से भी क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरह से ये हमारा मैच हो गया और मैच अगर देखें तो हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में यहाँ पे है। नेक्स्ट है अ कैनन। तो कैनन क्या है? ई कैनन इन्होंने क्या दिया हुआ है हमारा? पहले तो हम जो आता है वो कर लेते हैं। तो ब्रुटलैंड ने हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया हुआ है। रोनल कॉस्ट जो है ये हमारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और फ्रैंक नीनस्टीन ये डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। रोनल कॉस्ट और ई कैनन अगर हम इसको मैच करें सी को फोर्थ से, तो सी का फोर्थ यहाँ यहाँ है। और ये तो ई कैनन हमारे ऑप्टिमल पॉपुलेशन को में दिया है। ई कैनन, कार सुंडर्स, डेल्टन, तो ये ऑप्टिमल पॉपुलेशन से रिलेट करते हैं। और रिनॉल्ड कॉस्ट ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट से रिलेट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम CAPART, इसको कैप आर्ट बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड है? सीडो, NFED, एडमार्क। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एगमार्क, तो ए फॉर एग्रीकल्चर, तो ये कहीं अब बाकी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो एगमार्क क्या बताता है? ये हमें जितने भी हैं मतलब क्वालिटी गारंटी हमें प्रोवाइड करता है कि एगमार्क जहाँ पे जिसमें भी लगा है तो वो कैसी क्वालिटी है ये हम बता सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी ये हमारा स्मॉल इंडस्ट्री से है। नेफेड क्या है? ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए है। और कैप आर्ट किसे है? ये रूरल टेक्नोलॉजी से डील करता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शंस एंड रूरल टेक्नोलॉजी। सीडो क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और एगमार क्या है? हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये हमें बताता है कि क्वालिटी कैसी है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, तो उसके लिए एगमार्क जरूरी होता है। नेक्स्ट है इसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट है हमारा इसको क्रोनोलॉजी में सेट करनी है। तो क्रोनोलॉजी सबसे पहले हम किस तरीके से, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उसी तरीके से उसकी क्रोनोलॉजी होती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? कार्डिनल थ्योरी, उसके बाद ऑर्डिनल थ्योरी, उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस एंड देन लीनियर एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसका हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, हमें इसको क्या करना है? क्रोनोलॉजी से मैच करना है। तो चलिए क्रोनोलॉजी से मैच कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे कौन आते हैं? फिशर जी। सबसे पहले फिशर 1900 में आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे हेक थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट 1930 में होता है। फिर जॉर्गसन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमारे 1963 में आते हैं। और मार्कोविच ये हमारे 1952 में आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहले फिशर यानी कि बी, देन ए, देन डी और सी, BADC। तो BADC पहले में ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबके मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन, हमें बताने हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी सेट करना है। तो जो हमारे हेमेल्बो है, ये 1911, यहाँ पे मैंने इसकी क्रोनोलॉजी बताई है। तो यानी कि सबसे पहले हेवेनलो, फिर कैलिन, फिर हेनरी थेल एंड देन नागर। एक सेकंड, ओह कहाँ चला गया? हाँ, हेवेनलो, केल्विन, थेल एंड नागर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं
यहाँ पे मैंने इसके टाइम लिमिटेशंस मैंने इंक्लूड की है कि इन सब के टाइम लिमिटेशंस क्या-क्या होंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या आते हैं कुज़्निक, कुज़्निक बहुत पुराने हैं ये, इनका जो मॉडल है वो बहुत मतलब पुराना है। तो कुज़्निक अगर आपको पता होगा कि बहुत पुराने हैं, तो आप ये डायरेक्ट थॉट दे सकते हैं। बाकी इसके टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो कुज़्निक जो है 1694 और 1972 में आता है। उसके बाद कार्ल मार्क्स, उसके बाद लियोनचिफ जो और हॉकिंग साइमन कंडीशन तो ये बहुत बाद में आया था। तो इससे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि सबसे पहला और बाद वाला भी अगर आपको पता हो तो बीच का इधर-उधर करके ये बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्योंकि सबको टाइम ड्यूरेशन याद करना पॉसिबल नहीं है। हमें अरेंज करना है इस पूरी थ्योरीज को कि सबसे पहले कौन सा आया। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट आया था, तो डी सबसे पहले आया था, तो डी हमें इसी में दिया है। अगर आपको इतना भी पता होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। उसके बाद थ्योरी एब्सोल्यूट के बाद हमारे आता है कंपैरेटिव, उसके बाद अपॉर्चुनिटी, उसके बाद अलग-अलग थ्योरीज आते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी टाइम ड्यूरेशन भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, तो आप इसको पॉज़ करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। तो इनडायरेक्ट टैक्स कब आया था, डायरेक्ट टैक्स कब आया था। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा है, जहाँ कमिटी ने दिया है, ये 1976 में आया था। उसके बाद हमारा जो टैक्स रिफॉर्म चिलिया कमेटी है, ये 1991 में आया था। माथुर कमेटी हमारा पहले आया था, 1953 में आया था। और डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी जो वॉन्चू कमेटी है, ये 1970 में आई थी। तो इस तरीके से हम इसकी क्रोनोलॉजी को अगर हम सेट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा माल्थस, उसके बाद वॉन्चू, तो माल्थस, वॉन्चू, सी, और उसके बाद डी, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस हमें उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है। तो अगर आप नॉर्मल भी देखें, जितने भी हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ये सारे रेट्स डिसाइड करते हैं, तो सबसे कम जो रेट्स होती है वो रिवर्स रेपो रेट की होती है। उसके बाद आता है हमारा रेपो रेट, फिर उसके बाद बैंक रेट, उसके बाद हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, उसके बाद हमारा SLR। तो सबसे ज्यादा SLR की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट मैग्नीट्यूड में है। हमें इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया था और किसने सबसे पहले कौन से उसको दी थी। तो सबसे पहले जो है हमारे, वो है दास कैपिटल, जो कि बहुत पुराना है। उसके बाद वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड देन कैपिटल ग्रोथ, ये दोनों हिक्स के द्वारा दी गई हैं। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, इसका मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि दास कैपिटल कब आया था, वैल्यू कब आया था, एक्यूमुलेशन, और उसके बाद कैपिटल एंड ग्रोथ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन है दास कैपिटल A, B, D और C। A, B, D, C हमारा सेकंड में है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें अरेंज करना है कि कौन सा कब आया था। तो सबसे पहले ब्रुटलैंड हमारा जो था वो था ब्रुटलैंड कमीशन। ब्रुटलैंड कमीशन के बाद हमारा आया था रियो अर्थ समिट। तो ब्रुटलैंड कमीशन सी, उसके बाद बी, उसके बाद हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, और सबसे लास्ट में पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में लाया गया था। तो इसका अगर टाइम ड्यूरेशन हम देखें तो ब्रुटलैंड कमीशन 1987 में आया था, जिसको हम वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, और जिसमें हम आवर कॉमन फ्यूचर, ये हमारे रिपोर्ट से ये पब्लिश की गई थी। जो हमारी रियो समिट है, ये कब आई थी, 1992 में आई थी, और इसको हम किससे जानते हैं, यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट से भी जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आई थी, और इसमें क्या था, ये ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करना था। पेरिस क्लाइमेट जो है एग्रीमेंट, ये कब आया था, ये 2015 में आया था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना मैच कर लिया है कब कौन सा आया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन सबको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो अगर आपको सपोज आपको नहीं आता हो कि इसकी डेट क्या थी एग्जैक्ट, तो भी हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको मैं आपको बता दूं। तो नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इन सब में से पहले हुआ था। तो ए हमारा पहले, इन देखिए सब में ए दिया हुआ है, तब तो हम पड़ गए उसमें चक्कर में कि कौन सा उसके बाद आएगा। नरसिम्हन कमेटी का जो बैंकिंग है, ये 1991 के टाइम आया था। फीमा और फेरा दो एक्ट हैं, और एग्जिम बैंक ये 1982 के अकॉर्डिंग लगभग लगभग आया था। तो 82 मतलब जो डी है उसके बाद में ही बी होगा। तो कहाँ पे डी के बाद में ही बी है, तो डी के बाद में बी यहाँ पे है, और डी के बाद में बी यहाँ पे है, बाकी और कहीं पे नहीं है डी के बाद में बी। फेमा जो है इसके पहले ये आया था। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, डी के बाद बी इसमें भी है, यहाँ पे बी पहले है डी बाद में, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो फेमा एक्ट है ये हमारा पहले आया था एग्जिम बैंक से, तो हमारा फेमा एक्ट पहले आया था, उसके बाद ये, तो ऑप्शन में पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें दो स्टेटमेंट दी गई है और उसको हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फॉर सर्टेन गुड द एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर डिक्रीजेस। तो क्या कुछ गुड्स के लिए कंज्यूमर की एक्सपेंडिचर डिक्रीज होती है, तो ऑफकोर्स जिसको जरूरत पड़ती है वो वैसे ही एक्सपेंडिचर करता है कंज्यूमर अपने गुड्स के लिए। एक सेकेंड, पता नहीं क्या हो गया। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कंज्यूमर गुड्स जो हमारा अगर मैं इसको
देखिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का जो टाइम पीरियड है, ये लिखवा भी दे रही हूँ, अभी मुझे याद आया। 1969 ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जो बैंकिंग कमिटी थी वो नरसिम्हा 1991, ये तो मैंने लिखवाया ही था। फेमा जो है ये 1999 में आया था ये, और ये हमारा 82 के अराउंड आया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा फेमा लास्ट में आया था, जो फेरा है ना उसमें, ये फेरा ये पहले आया था, 1973 के अराउंड आया था। तो इसलिए ये फेरा और फेमा की वजह से मैंने ये बताया था, जबकि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। अभी मुझे अचानक से याद आया कि मुझे इसको इसके अकॉर्डिंग देखनी चाहिए। अब फॉर अ सर्टेन गुड द एक्सपेंडिचर बाय अ कंज्यूमर डिक्रीजेस, क्या कुछ गुड्स के सर्टेन गुड्स के बाद एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज होने लगते हैं? तो ठीक है, ये करेक्ट है। सच गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई, वैसे गुड्स के लिए इनकम डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी लो होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये इसका हिंदी में है। नेक्स्ट है हमारा कि दो असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। इन क्लासिकल मॉडल इन्वेस्टमेंट डिमांड इज रिगार्डेड एज ऑटोनोमस ऑफ चेंज इन इनकम और एम्प्लॉयमेंट। तो क्या क्लासिकल में इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑटोनोमस चेंज है हमारे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का? तो ये गलत है, ये इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट का ऑटोनोमस चेंज नहीं है क्लासिकल मॉडल में। इन द वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी विच ब्रिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल मॉडल, तो ये करेक्ट है। क्लासिकल मॉडल में ये फुल एम्प्लॉयमेंट में आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा आर ट्रू है, पहला गलत है। नेक्स्ट है कि ज्योमेट्रिक मीन इज थ्योरेटिकली कंसीडर द बेस्ट एवरेज ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने में ज्योमेट्रिकल मीन बेस्ट मानी जाती है। ज्योमेट्रिकल मीन इज यूज्ड इफ रेंज इज ऑब्जर्वेशन इज एक्सट्रीमली लार्ज। तो यस, एक्सट्रीमली लार्ज जब हमारा होता है हमारे ऑब्जर्वेशन की रेंज, उसमें हम ज्योमेट्रिकल मीन का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, क्योंकि दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन एक दूसरे को नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर के बारे में बोला है और यहाँ पे रेंज बताई जा रही है। नेक्स्ट है हमारा सी एस प्रोडक्शन फंक्शन कवर लार्ज क्लास ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो क्या ये लार्ज क्लास प्रोडक्शन फंक्शन को डील करता है? तो यस, एंड सी एस प्रोडक्शन फंक्शन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। तो यस, ये भी करेक्ट है हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ये बी करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे सी एस प्रोडक्शन के बारे में भी लिखा है, ये दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन करेक्ट नहीं करते हैं। सी एस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे दिया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, इसके 3 इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होते हैं। रिटर्न्स टू स्केल जो है ये भी अलग अलग होते हैं, स्पेशल केस होता है। तो इस तरीके से ये है हमारा इसका हिंदी का वर्जन। अब हम आते हैं इसमें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वर ब्रॉट इनटू अ यूरुग्वे राउंड। क्या यूरुग्वे राउंड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की गई थी? तो यस, यूरुग्वे राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है WTO का। तो ये उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कैन बी डिस्क्लोज टू डिस्करेज द वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये जो यूज़ है वो हम जितने भी वायलेशन हमारे वायलेशन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, वो उसको डिस्करेज करता है। तो येस, इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल प्रॉपर्टी के वायलेशंस को कम किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कि पब्लिक डेट से कौन रिलेटेड है? तो पब्लिक डेट से जो रिलेट है वो डोमर है एंड पीगू है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आरबीआई राइजेस द रेपो रेट। तो क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो रेपो रेट को बढ़ा देती है? तो येस, अगर मनी सप्लाई को कम करना चाहती है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है हमारी आरबीआई। तो ये तो करेक्ट है। बाई डूइंग सो विश टू कंट्रोल कंजम्पशन डिमांड, क्या इसकी वजह से वो कंजम्पशन डिमांड को कम करने के लिए भी विश करती है? तो वो येस, इसकी वजह से करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, बाय विशिंग टू कंट्रोल कंजम्पशन डिमांड, नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग। कंजम्पशन डिमांड नहीं हो सकता, क्योंकि आरबीआई मनी सप्लाई से डील करती है, वो उसको कंजम्पशन से नहीं, मनी सप्लाई प्राइस इससे डील करती है, ना कि कंजम्पशन डिमांड से। उसका तो मेन मोटो है ना कि मनी सप्लाई कम हो, वो कंजम्पशन डिमांड को कंट्रोल नहीं करना चाहती है। तो हमारा आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका हिंदी वर्जन है, इंग्लिश पे नेक्स्ट पे चलते हैं। 138 हमारा क्वेश्चन नंबर है, इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ मस्ट फॉर कंट्री लाइक इंडिया। तो ये इंडिया में अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ को देखना चाहते हैं
तो मतलब इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है समावेशी विकास। समावेशी विकास ऐसे विकास को कहते हैं जहाँ पे जो निचले स्तर के लोग हैं उनका भी विकास होना चाहिए। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है लो इनकम और हाई इनकम ग्रुप के बीच में, तो इसीलिए इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। उसके बाद है हमारा इंडिया इज एन ओपन कंट्री विद सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल सेक्टर। तो यस, इंडिया ओपन कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल सेक्टर है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसलिए बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है ये कि हमें पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी राइट्स विल बी अवेलेबल टू नेगोशिएट एन इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो क्या डिस्प्यूट राइट को ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए नेगोशिएट करने के लिए यूज किया जाता है? तो ये करेक्ट है, कॉज थ्योरम पे बेस्ड है ये हमारा असर्शन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं एक दूसरे को, कॉज थ्योरम पे पूरी तरह से बेस्ड है ये असर्शन एंड रीजन, और दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये करेक्ट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जहाँ पे दो लोगों का काम 5 लोग मिलकर करते हैं और कोई आउटपुट 2 ही लोगों का है, तो जो 3 लोग हैं ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में मार्जिनल रेट क्लोज टू जीरो होता है या 1 होता है, इसीलिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से लेके जो 45 तक के क्वेश्चन है और 45 से लेके जो 50 तक के क्वेश्चन होंगे ये पूरी तरह से अनसीन पैसेज पे डिपेंड करता है। तो